नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे जिले में कहां टीम ने पूरी रकम को अपने कब्जे में ले लिया और सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी, किसके द्वारा की गई इच्छा मृत्यु की मांग और पुलिस के भेस में दिन दहाड़े सीमेंट व्यापारी से कितने रुपयों की हुई लूट। इन सभी खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। मामला थाना देलीगेट क्षेत्र के अंतर्गत गूलर रोड निवासी मुकेश कुमार गुप्ता सीमेंट व्यापारी का है, जो कि अपने घर से किसी मित्र के यहां व्यापारिक कार्य से जा रहे थे। तभी पीछे से 4 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल पर पुलिस वाले कहकर धारा 144 का हवाला देते हुए सोने की अंगूठियां एवं चैन जो पहनी थी उनको ना पहनने की राय दी, जिससे व्यापारी घबरा गया और वहीं अपनी अंगूठी और चैन उतारकर गाड़ी की डिग्गी में रखने लगा। गाड़ी की डिग्गी की चेकिंग करने के बहाने पुलिस के बेश में लुटेरों ने सोने की चेन और अंगूठी निकालकर मिट्टी स्कूटी की डिग्गी में रखकर उड़नछू हो गए, जिसे व्यापारी ने जब देखा तो वह अचंभित रह गया और तुरंत ही थाना देलीगेट को सूचना दी। सारी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। व्यापारी का कहना है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा गुप्ता है। क्या वारदात हुई थी आपके? मेरे पिताजी कल घर से निकल रहे थे। घर से निकले कुछ ही दूरी पर चले हैं, तभी मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों ने उनको घेर लिया। हाथ इंडिकेशन करके उनसे झूठा बोला कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, धारा 144 लागू है, चुनाव का समय है, आप कहाँ जा रहे हैं बिना मास्क के। वो उन्होंने देखा कि 4 लोगों ने जब मुझे हाथ दे के गहराई से रोका, उन्होंने अपना एक आई कार्ड दिखाया और ये संबोधित किया कि मैं पुलिस विभाग से हूँ और मैं आपकी चेकिंग करने के लिए रोक रहा हूँ। तो पापा ने मास्क लगाया तो उनको रोक कर घेर कर बोलते हैं कि पहले आप अपनी सोने की चैन उतारिए और अंगूठी उतारिए। आप मतलब विधानसभा का जब इलेक्शन हो रहा है, इसमें आप सोने की चैन नहीं पहन सकते। उनको दिन दहाड़े दोपहर के 3 बजे की घटना है ये गायत्री पैलेस के सामने। अगर मेरे पापा सीमेंट का व्यापार करते हैं, कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा पूर्व में कि सीमेंट व्यापारी को दिन दहाड़े ही गोली मारकर हत्या की गई। आज के समय में हम जब अपने आप को इस बीजेपी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ व्यापारी दिन दहाड़े गोली से हत्या होकर मारे जा रहे हैं, लुट रहे हैं। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित समझें? और ये तो देखिए पुरुष लुट रहे, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं अपने घर में। पुरुषों के साथ इस तरीके की बर्बरता, हत्या, लूट, आपराधिक मामले हो रहे हैं। इतने हौसले बुलंद हैं बीजेपी सरकार में लूट करता के अपराधी प्रवृत्तियों के लोगों के। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित समझें? एक तरफ हम बाबा की शक्ति, बाबा के प्रदर्शन को अपने आप को इतना सुदृढ़ मजबूत मानते हैं कि बाबा की सरकार है तो हम सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है। लेकिन इस तरीके की दिन दहाड़े जो घटनाएं हो रही हैं, इनमें हम अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करें? कितने बजे की है? दोपहर 3 बजे की घटना है। दिन दहाड़े ये घटना हुई है। पापा प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई? प्रशासन द्वारा 22 घंटे हो गए, अभी तक किसी भी अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला है। अब हम इस दहशत में जी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो वो वापस आके हमें कहीं कोई और बड़ा घटना का अंजाम दे दें। हम कैसे अपने आप को सुरक्षित माने? एक तो लुट चुके हैं हम और ऊपर से कोई प्रशासनिक हमें कोई कार्रवाई का आगे अंदेशा नहीं मिल पा रहा। सर आपका? मुकेश कुमार गुप्ता नाम है, गूलर रोड पर रहता हूँ, सीमेंट का व्यापारी हूँ। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है कि मैं अपने घर से और अपने मित्र के यहाँ मिलने जा रहा था फैक्ट्री एरिया। तो रास्ते में मुझे गायत्री पैलेस के बराबर संत हंसराम वो है हंस ज्ञान मंदिर, वहाँ पर मुझे 4 जनों ने मोटरसाइकिल से रोका और मुझसे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं आप, आपके मास्क नहीं लग रहा। तो मैंने साहब मास्क लगा लूँगा साहब, गलती हो गई, मैंने मास्क लगाया है। उसके बाद में बोले आप ये चैन बैन क्यों पहन रहे हैं सोने की, आचार संहिता लगी हुई, हम पुलिस वाले हैं, समझ नहीं रहे आप। उन्होंने मुझे आई कार्ड दिखाया अपना गले का, मैं साहब समझ गया, मैं हो गई कि आप सोने की चैन पहन रहे हैं, अंगूठी पहन रहे हैं, दिख नहीं रहा आचार संहिता लगी हुई है। सब मैंने उतार कर वो अपनी जेब में रख ली और जेब में रखने के बाद फिर मुझसे बोले कि नहीं आप जेब में नहीं रखेंगे, हमें दीजिए। तो हमने वो हाथ में दे दी। हाथ में देने के बाद में उन्होंने मेरी कार की स्कूटर की डिग्गी में रखी है, चेकिंग की है बाकायदा, डिग्गी में रखी। मैंने बोली आप अपने घर जाइए, अपना सोना घर रखिए। तो फिर मैंने कि चलो मैं घर रख लूँगा। जैसे ही मैंने स्कूटर मोड़ा है और मैंने कहा कि चल के देखा तो कंकड़ी निकली उसमें, सोना गायब। सोना उन्होंने हाथी हाथ में गायब कर लिया। इसकी सूचना आपने कहाँ दी? मैंने सूचना दी सब मन्ना देवी दी, देलीगेट दी, दोनों क्षेत्रों में दी, सीओ साहब को दी और डीएम साहब को अवगत कराया मैंने। सब चीज़ें कही थी और पुलिस आ गई थी मौके पे, FIR भी हो गई है। लेकिन अभी तक कोई सख्ती की कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई अरेस्ट हुआ, ना कोई बात। मेरा 10 लाख रुपए का सोना है, 10 लाख रुपए का सोना मेरा गायब पूरा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में कोरोना के चलते लगातार बंद चल रहे स्कूलों के संचालकों द्वारा ज्ञापन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की गई है, जिसमें उनका कहना है कि लगातार स्कूल बंद रहने से कर्ज में जा रहे हैं। वित्तविहीन स्कूल के संचालकों की तरफ से आज जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि लगातार चुनाव के दौरान कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं किया जा रहा है और जबकि इस कोरोना वायरस के चलते स्कूलों को बंद किया गया है। उनके द्वारा स्कूल के संसाधनों को जुटाने के लिए जो कर्ज लिया गया था वह समय पर चुकाना न होने की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिसके चलते उनको चेक डिसऑर्डर सहित और बैंकों की प्रणाली के तहत जुर्माने के नोटिस आ रहे हैं और लिहाजा इसलिए वे लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर नरेश है। मैं हर्षदा कॉन्वेंट स्कूल का प्रबंधक हूँ। आज किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई है? प्रेस वार्ता स्कूल खोलने के संबंध में रखी है और हमारे चूँकि आप लोगों को भी जानकारी में है, पिछले 2 वर्ष से हम लोगों के विद्यालय बंद चले आ रहे हैं और हम लोगों के विद्यालय बंद चलने के चलते बहुत सारी समस्याएँ इतनी हैं कि चाहे हमने छोटा विद्यालय बनाने के लिए लोन लिए, पब्लिक बस खरीदने के लिए लोन लिए, चाहे हम लोगों के ऊपर बिजली के बिल हों। पिछले 2 साल से जब विद्यालय नहीं खुले तो बिजली के बिलों का भी हमारे ऊपर भार पूरा रहा है। क्या मांग रखी है अब अपने? मांग हमने ये रखी है कि हम लोगों के विद्यालय खोले जाएं और विद्यालय खुलेंगे तभी जा करके सारी व्यवस्थाएं सुचारू होंगी। और चूँकि इसमें देखा जाए हम लोगों से जो जुड़े हुए होते हैं वो निम्न परिवार के लोग होते हैं, निम्न परिवार के लोगों के बच्चे होते हैं, उनका शैक्षिक जीवन की बिल्कुल हत्या हो चुकी है पिछले 2 साल के अंदर। चूँकि या जो बच्चा यूकेजी पढ़ता है और वो बच्चा आज 3rd में जाकर के एडमिशन ले, वो पढ़ाई करे, तो इतना संभव नहीं है। छोटे लोगों के पास संसाधनों का भी अभाव है और संसाधनों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, या फिर गार्जियंस के बहुत जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय जो गार्जियंस हैं उनके पास सिंगल मोबाइल की समस्या है। उस मोबाइल की समस्या से किसी के पास 2 बच्चे हैं, किसी के पास 1 बच्चा है, तो वो बच्चों को पढ़ाने में भी असमर्थ रहते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारी विधवा महिलाएं जीवन यापन करने के लिए विधवा होती हैं या तलाकशुदा होती हैं। इस टाइप की जो महिलाएं होती हैं वो शिक्षा को सामान्य स्थिति में अच्छा जीवन यापन करने के लिए शिक्षक का जीवन बनाती हैं और जब शिक्षक का जीवन बनाती हैं तो यहाँ पर जो है ट्यूशन पढ़ा करके कुछ पैसा स्कूल से मिल जाता है उन लोगों के लिए, तो वो उसमें अपना जीवन यापन कर लेती हैं। पिछले 2 साल से वो किस बहाने पर हैं, सब भूखमरी के कगार पर हैं। अपनी मांगों को लेकर अब तक कितने लोगों से मिल चुके आप? अपनी मांगों को लेकर के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल सिंह भाजपा से मिले, उनसे हमने कहा, कई बार फ़ोन पर संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मिले, उनसे भी हमने कहा। क्या आश्वासन मिला इन सब लोगों से मिल करके? कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला है लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है, सब कुछ नहीं। तो जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो क्या संदेश जा रहा है? क्या ऑनलाइन क्लास से संदेश ये जा रहा है कि बच्चे अब बीमारी का शिकार हो रहे हैं, परेशानी हो रही है। अभी देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि नुमाइश लगी, नुमाइश में बहुत सारी, कोई भी प्रतिबंधित कहीं भी तरीके से नहीं हुआ। कई जगह मैंने देखा प्रत्याशियों के साथ जब गांव में प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं तो उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो जय जयकार कर रहे होते हैं। कल जैसा कि अभी स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में भी देखा गया और भी कई रैलियों में देखा गया, तो रैलियों में बच्चे जा सकते हैं या उनके प्रचार प्रसार में बच्चे जा सकते हैं, लेकिन स्कूल में नहीं जा सकते जहाँ अवेयर करने का काम। और ये किस संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी गई है? ये स्कूल जो पिछले 2 वर्ष से लगातार बंद हैं, खुले भी हैं तो 1 आध महीने के लिए खुले हैं, तो लगातार विद्यालय बंद होने से जो स्कूल से संबंधित सभी लोग हैं उन पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उनके जनजीवन पे, तो उसको देखते हुए स्कूल खुलवाने के संबंध में प्रेस वार्ता है। मैं किस तरह की मांगे रखी गई हैं? क्या देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष से लगातार विद्यालय बंद चल रहे हैं और विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक जो यहाँ से रोजी रोटी कमाते थे उनकी रोजी रोटी बिल्कुल बंद है। जब तक हो सका स्कूल के प्रबंधकों ने उन्हें अपनी तरफ से तनख्वाह देने का कार्य किया, लेकिन वो भी मजबूर होकर, जब अभिभावक से फीस नहीं आ रही है तो वो भी मजबूर होकर अब देने में सक्षम नहीं है। और जो संचालकों ने कर्जे लिए हुए थे, लोन लिए हुए थे या फिर अपने विद्यालय के ट्रांसपोर्ट के लिए लोन लिए हुए थे, वो भरने में वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उन पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है और वो लगातार परेशान हैं, जिससे कि क्या कहते हैं, उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं, जैसे आप पत्रकार बंधु सब देख रहे हैं कि आसपास पूरा जनजीवन सामान्य चल रहा है, बाजार खुले हैं, क्या कहते हैं, सड़कों पर भीड़ है। आपने अभी देखा नुमाइश का आयोजन किया गया,
वहाँ पर किसी बच्चे को कोई प्रतिबंधित करने का कोई बैनर लगा था, या सरकार ने कोई गाइडलाइंस जारी की थी कि बच्चों की एंट्री बंद है इस मेले में? तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल और केवल विद्यालयों में कोरोना हो जाए? आप देख सकते हैं कि सारी चुनावी रैलियां, चुनावी कार्यक्रम, कल की ही मेरे पास वीडियो है, स्वतंत्र देव जी आए थे, उस कार्यक्रम में तमाम बच्चे थे, बड़ों के साथ साथ। मेरे पास आप वीडियो है, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। यदि वो सब कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहे हैं तो हम भी मांग कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस बनाकर, यदि लगता है सरकार को कोरोना है तो कोरोना गाइडलाइंस बनाकर हमारे विद्यालयों को खोलना चाहिए, जिससे बच्चों का शैक्षिक जीवन, आप जानते हैं अच्छे से, बच्चे पिछले 2 साल से कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई केवल एक मुहावरा है, केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है ऑनलाइन पढ़ाई। आप देखेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के बच्चों में कुछ भी कारगर नहीं है, या तो उनके पास संसाधन नहीं है, और छोटे बच्चे जिसको एक मैडम बड़े प्यार से पुचकार के अच्छे से पढ़ाती है तब जाके वो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, वो ऑनलाइन मोबाइल पे किस तरीके से पढ़ सकता है? आप इमेजिन कर सकते हैं? क्या उसकी मम्मी या उसके अभिभावक अपने घर के सारे कार्य छोड़कर उसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे? ये सारे कार्य छोड़कर उसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे? ये संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये केवल कहने वाली बातें हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे विद्यालय फिजिकली तौर पर खोले जाएं, कोरोना गाइडलाइंस बनाई जाए, और ये शिक्षक की रोजी रोटी बचाते हुए साथ ही साथ बच्चों का शैक्षिक जीवन बचाया जाए, जिससे कि हम एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर सकें। यदि स्कूल नहीं खोले जाते हो, 10 फरवरी को इलेक्शन है जी, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्कूल नहीं खोलने जाते हैं, इससे पहले भी हमने मीडिया के माध्यम से अनाउंस किया था कि हम चुनाव बहिष्कार कर ही रहे हैं, और इसको और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभिभावक भी बहुत बड़े पैमाने पर नाराज है। वो ये कह रहा है कि हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पर नाराज है। हम सभी से आग्रह करेंगे कि पुरजोर तरीके से चुनाव बहिष्कार किया जाए, हर स्तर पर चुनाव बहिष्कार किया जाए, वो तो चलेगा ही। साथ ही साथ हमने एक और मुद्दा रखा है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है, स्कूल नहीं खोलती है, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हमारे पास आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आंसू आंखों में भर लाते हैं। एक आया जो विधवा है, वो यहाँ से इनकम लेती है, थोड़ा बहुत आय करती है, वो आती है, हमसे कहती है कि सर हमें किसी भी तरीके से रख लीजिए, आप अपनी जेब से हमें इतना तो देते रहिए कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे। लेकिन एक आया हमारे सामने आकर रोती है। हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, ये कोई समझने की कोशिश अभी नहीं किसी कर रहा है। प्रत्याशी का सामने रखा है, जिस तरीके से वोट मांगे जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रत्याशी भागे दौड़ अभी रहे हैं, संदीप सिंह मंत्री जी से मिले थे, उनको हमने ज्ञापन दिया है। तो फिर क्या कहा? कुछ कहा? उन्होंने उस समय वो भी जल्दबाजी में, तो उन्होंने कोई आश्वासन तो नहीं, ये कहा था कि हम आपका ज्ञापन ऊपर पहुंचाएंगे, बात करेंगे। कल स्वतंत्र देव जी के सामने भी हमने ये बात रखी, उसकी वीडियो भी हमारे पास है, ज्ञापन भी दिया है, लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि हम ऊपर बात करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आया हमारे पास आती हैं, शिक्षक हमारे पास आता है, उनको जो पीड़ा होती है हम उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो शिक्षक हमसे कहता है कि सर ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि हमें इच्छा मृत्यु मिल जाए। कितना समय मांगा नहीं मांगा उनसे? मंत्री जी आए थे तो मंत्री से समय मांग लेते जी, कितना समय लगेगा, कितने समय खुल जाएंगे, हम उसका 15 तक तो हाँ जी, आपने जो बात कही है हम उसका दोबारा संज्ञान लेंगे, उनसे इसका बारे में जानकारी लेंगे कि आपने जो कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया था, क्या उस पर कुछ कार्रवाई हो या कितना समय लगेगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के प्रमुख बाजार सेंटर पॉइंट चौराहे पर सोमवार को अचानक कारोबारी के लाखों रुपए बैग में से सड़क पर बिखर गए। तभी चुनाव के मद्देनजर चेकिंग कर रही टीम मौके पर पहुंच गई और कैश को जब्त कर लिया। दूधपुर के फल कारोबारी अरशद ने बताया कि वह आईसीआईसीआई बैंक से 9 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहे थे। इस दौरान सेंटर पॉइंट चौराहे पर करीब 4.5 लाख रुपए सड़क पर गिर गए। चौराहे पर चेकिंग कर रही एसएसटी टीम के प्रभारी ज्ञानेंद्र कुमार की नज़र कैश पर पड़ी। टीम ने पूरी रकम को अपने कब्जे में ले लिया है और सीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में अब जगह जगह मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य चुनाव में होने वाले पैसे व शराब को रोकना है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के बीच बाजार सेंटर पॉइंट पर टीम जब चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी वहां से गुजर रहे बाइक सवार युवक के हाथ में लगे बैग में से भारी तादाद में नोट बिखरकर सड़क पर बिखर गए। वहीं मामले पर सीओ सिविल लाइन श्वेता पांडे ने बताया कि अभी टीम द्वारा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान टीम द्वारा एक बाइक से 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं।
मेरा नाम अरशद है। क्या कारोबार करते हो? मंडी का कारोबार है, फल का मेरा। तो ये पैसा कहाँ से आया? बैंक से निकाल कर लेकर आया हूँ अभी। इतने पैसे की जरूरत इलेक्शन में कैसे पड़ गई? सर इलेक्शन में क्या सर, मुझे मंडी में पैसे बांटने हैं माल के। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? यहाँ तो मैं लेकर जा रहा था, थैला फट गया मेरा, हाँ। उसमें से गिर गए कुछ रुपए। हाँ। सर ने देख लिए। हाँ। फिर अब क्या हो रहा है? अब सर ये गिन रहे हैं और मैं क्या बताऊँ सर अब क्या हो रहा है। जब्त हो गए तुम्हारे पैसे? सर जब्ती समझ लीजिए अभी तो। स्टेटमेंट है तुम्हारे पास? बिल्कुल स्टेटमेंट है, 1 नंबर का। मैं अभी निकाल कर लेकर आया हूँ ICICI बैंक से। क्यों निकाले थे इतने पैसे? मुझे सर माल के पैसे देने हैं। सर ये सेंट्रल पॉइंट पर 9 लाख रुपया पकड़ा गया, क्या मामला है? अभी FST टीम द्वारा विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए यहाँ चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान उनके द्वारा एक बाइक से 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें अभी उनके द्वारा जांच की जा रही है FST टीम द्वारा, और उनके स्टेटमेंट्स वगैरह चेक किए जा रहे हैं, और जो फर्म है उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी जानकारी की जाएगी, जिसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सोमवार को अलीगढ़ की 3 विधानसभाओं के दौरे पर रहे। शाम को तीसरी विधानसभा बरौली पहुंचे। जयंत ने कहा कि अलीगढ़ की सभी सीटों से उम्मीद है कि सभी अच्छे परिणाम देंगी। बहुत ही तूफानी दौरा करके आया हूं, लोगों में काफी उत्साह है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो सरकार नौकरी और किसानों के मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रही है, उनके पास सिर्फ औरंगजेब को गाली देना, जिन्ना की बात करना, अब्बाजान की बात करना और लोगों को पाकिस्तान में उलझाए रखने के अलावा इन पर कोई मुद्दा नहीं है। हाँ जी, किसके लिए क्या कहेंगे? मुझे बहुत उम्मीद है बरौली क्षेत्र से और अलीगढ़ की सभी सीटें गठबंधन के लिए अच्छे परिणाम देंगी। क्या मानते हैं आप? खेल विधानसभा भी है, इजलास भी आपने बहुत ही तूफानी दौरा करके यहाँ आ रहा हूँ, और आगे भी कार्यक्रम है। लोगों के अंदर बहुत जोश और उत्साह है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। जो सरकार नौकरी पे और किसानी के मुद्दों पे आज कोई जवाब नहीं दे पा रही, उनके पास सिर्फ औरंगजेब को गाली देना, जिन्ना की बात करना, अब्बाजान की बात करना, पाकिस्तान में लोगों को उलझाए रखना, इसके अलावा इनके पास कोई पैतरा नहीं है। कितनी सीट मान रहे हैं? आपकी कितनी सीट आ रही है? बहुमत। जिस तरह अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लॉक मास्टर CNC प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश कुंद्रा ने सोमवार को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के महाप्रबंधक TS राजपूत से मुलाकात की और अपनी कंपनी द्वारा बनाई जा रही मशीनों के बारे में अवगत कराया। इससे पहले उन्होंने प्रबंधक TS राजपूत को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। गाजियाबाद से लॉक मास्टर CNC प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाने वाले दिनेश कुंद्रा इंजीनियर हैं। वह कई सालों से ताला उद्यमियों की ज़रूरतों के हिसाब से लो कॉस्ट मशीन बनाने का काम कर रहे हैं। उनके कुशल नेतृत्व में उनकी कंपनी अलीगढ़ लॉक इंडस्ट्री को अच्छी टेक्नोलॉजी देने का काम कर रही है। जो आयरन कटिंग मशीन्स हैं लेज़र की, वो भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो उस तरफ भी हमारा फोकस है, सो दैट कि लॉक इंडस्ट्री को कंप्लीट हमारे यहाँ से सब्सिट्यूट मिल सके, ताकि इंपोर्ट ना करनी पड़े। सर अलीगढ़ जो है लॉक का हब है, पूरे देश भर में जाना जाता है, तो ये आपके द्वारा जो बनाई गई मशीनें जो है यहाँ किस तरह यूज हो सकती हैं, व्यापारी किस तरह जो है प्रयोग कर सकता है? सर हमारे अभी यहाँ पर व्यापारी आए हुए हैं, जिन्होंने अभी हमारे विशाल वर्मा जी हैं अनु इंडस्ट्री से, इन्होंने अभी हमें मशीन्स ऑर्डर करी थी। ये कुछ बेटर बता पाएंगे इनके कैसा इन्होंने फील किया मशीन्स लेके। ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि लो कॉस्ट पे जो है? एक्चुअली क्या है कि मैं जो है ना स्टार्टिंग से ही हम लोग एक अच्छी कंपनी जो है मिंडा ग्रुप, उसमें जॉबरत थे, तो लगभग 35 साल का हमें इसी लाइन का एक्सपीरियंस है, लॉक लाइन का। और मैंने जो है इटली, स्पेन, जर्मन, बांग्लादेश, काफ़ी कंपनियां, चाइना, ताइवान, काफ़ी कंपनियां घूमी हैं। तो सबका जो मिक्सअप हमने सोचा कि सबका मिला के जो अच्छी अच्छी चीज़ें लेके एक अच्छी मशीन्स यहाँ बनाई जाए, तो ये हमारा व्यू था कि हम एक इस इंडस्ट्री को अच्छी मशीनरी दे सकें और लो कॉस्ट मशीनरी दे सकें। ठीक है, हेल्पफुल है, काम आ रही हैं, जिसमें चाबियां बनानी है और भी पार्ट्स बना रहे हैं, स्पेशली पिन सिलेंडर लॉक के लिए और जिग जैग टाइप की चाबियां बनाने के लिए। लेजर आप इससे पहले 20-25 साल प्राइवेट कंपनियों में काम कर चुके हैं, ताइवान और चाइना विजिट कर चुके हैं, इंजीनियर हैं, इन्होंने अच्छी नई तकनीक सीखी
और सीखने के बाद फिर निर्णय लिया कि इन्होंने लॉक मास्टर CNC के नाम से एक प्राइवेट कंपनी गाजियाबाद में खोली है, जो हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही एक उपयोगी है। और मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पर जिग-जैग टाइप की चाबियाँ बनाने के लिए एक चाबी बनाने की मशीन खरीद रहे हैं, उसका टेंडर किया था हमने। तो वो हमें टेंडर 3 बार करना पड़ा क्योंकि कोई उसमें डाल नहीं रहा था टेंडर। फिर हमने दूसरी बार सर्च किया कि कौन कौन बना रहे हैं यहाँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम बॉम्बे और बेंगलोर से शुरू हुए ढूंढते ढूंढते पता लगा कि गाजियाबाद में एक कंपनी है। और फिर दिनेश कुंद्रा जी का हमें पता मिला पूना से। फिर हमने इनसे संपर्क किया। मैं स्वयं और मेरे साथ में हमारे डिप्टी मैनेजर हरिओम शर्मा और असिस्टेंट मैनेजर हैं सुमन बंदोपाध्याय, हम तीनों वहाँ जा कर के इनकी मशीनें देखी कि कैसी बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ताइवान की मशीनें हैं और जुलियानी कंपनी इटली की बहुत अच्छी मशीन बनाती है, और ये CYA कंपनी ताइवान की बढ़िया मशीन बनाती है, और कुंद्रा साहब CNC लॉक मास्टर के नाम से बढ़िया मशीनें बना रहे हैं। इनका हमने देखा, और ये जो मशीनें बना रहे हैं ये फॉरेन का एक तरह से सब्स्टिट्यूट है, जिसमें हमारा बहुत सारा जो पैसा विदेश जा रहा था कि हम फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे थे, वो बचेगा, देश का पैसा बचेगा और इनके लिए भी बिजनेस मिलेगा। और हम लोगों को, हमारी ताला इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली अलीगढ़ वालों के लिए, छोटी छोटी कंपनी है, सस्ते में मशीन मिल जाएंगी, कम पैसे में मिल जाएंगी। तो ये टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छा जरिया हुआ कि हमारे यहाँ, हमारे देश के इतने कर्मठ इंजीनियर हैं दिनेश कुंद्रा जी जैसे, जो इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं, और जो विदेश की टेक्नोलॉजी है वो अपने देश में विकसित करके और इसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बना दी इन्होंने। ठीक है। आपके जो अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।